क्या? अरे हाँ यार, टाइम फोन आया नहीं उसका। बताता हूँ क्लास के बाद, करते हैं वो। गर्मी नहीं लग रही क्या आपको? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। मैंने कुछ नहीं किया भाई। अरे क्या है, चलती भी नहीं है। पंख खुलते ना, खुल गए, अब खुले। ठंड लगती है तुम्हें? कैसे चलता है यार ये? अब चलिए, ठंड लगे तो बोल देना। ठंडी लगने लगे तो बोल देना। हैं? चली नहीं? ठंडी आई है तेरे पास? ठंडी लगती ही बोल देना। समोसे खाने से फीवर हो गई तुम्हारे? लो बढ़ा दिया, 30 कर दिया। पेपर दिया था क्या कल? एक उसमें ना वैसे तो हो गया था चैप्टर आपका, एक दो पैराग्राफ। एक वो विड्रोल सिंड्रोम वाला थोड़ा सा बचा हुआ था, एक दो चार लाइन और रह गई थी आगे। देख लो वो भी, क्यों छोड़ो। कहोगे सर ने कराया नहीं, क्वेश्चन आ गया। ए कलर 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 कलर, ये सही है। जहां रोका था ना बच्चों, उसके आगे देखियो, एक विड्रोल सिंड्रोम दे रखा था। एक डार्क किया हुआ सा वर्ड दिखेगा आपको, विड्रोल सिंड्रोम, ये दिखा गया? अपनी एनसीईआरटी में देखियो, वहीं जहां कल रोका था ना अपन ने, टॉलरेंस लेवल डिक्रीज। विड्रोल सिंड्रोम क्या होता है, इसमें ऐसे समझ लियो कि मान लो बच्चों कोई हैवी ड्रिंकर है, भयंकर पीने की लत पड़ी हुई है उसको। अब अचानक से उसको, जैसे रोज शाम को 8 बजे उसको चाहिए भैया एक बोतल, और एक दिन उसको नहीं मिली, तो जब ड्रग एल्कोहल की अमाउंट एबरप्ट हो जाए, ना मिले, तो बॉडी पे कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे उसको वोमिटिंग आना, नोजिया होना, एंजाइटी होना, जी घबराना, वो कैसे ही करने लग जाएगा। और जैसे ही उसको बोतल पकड़ा दी जाए, सारे सिम्टम गायब, राजी। तो अचानक से अगर डोज को एब्रप्ट कर दिया जाए, तो वो सिंड्रोम क्या कहलाएगा? विड्रॉल। विड्रॉल का मीनिंग है, इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और एल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यू। अगर हमने उसको एल्कोहल देना बंद कर दिया सडन, तो जो सिम्टम दिखाई देंगे वो क्या है? विड्रॉल। विड्रॉल में क्या हो सकता है? एंजाइटी, शेकिनेश, नोजिया एंड स्वेटिंग, जी घबराना, कंपी आना, वो कैसे ही करने लग जाएगा। और जैसे ही उसको अल्कोहल दे दिया जाए, सब सही हो जाएगा। विच में बी रिलीव व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन। और बताते हैं कई बार तो विड्रोल सिंड्रोम लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, हो सकता है उससे उसकी डेथ तक हो जाए। इसलिए यूं नहीं छुड़वाते, डॉक्टर की देख रेख में छुड़वाई जाती है जो हैवी ड्रिंकर होता है। तो ये कह रहा है कि कई बार तो मैं नीड मेडिकल सुपरविजन। तो विड्रोल सिंड्रोम पूछा जा सकता है कि अगर अल्कोहल की डोज को सडन क्या कर दिया जाए? एब्रप्ट, डिसकंटिन्यू, तो बॉडी पे पड़ने वाले सिम्टम क्या कहलाएंगे? विड्रोल सिंड्रोम। ठीक है, इसमें तो यही है। आगे एक पैराग्राफ आएगा, इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल एब्यूज, कि ठीक आगे का है। उसमें कुछ वर्ड है कि एल्कोहल और ड्रग एब्यूज के कुछ साइड इफेक्ट है। जैसे इसने दे रखा है कि ज्यादा डोज करने से कोमा में जा सकता है पेशेंट, मौत हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, और सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। रेस्पिरेटरी फेल्योर का मतलब, ठंड लगने लगी क्या? लग रही है? रेस्पिरेटरी फेल्योर बंदी कर दूं क्या?
35 पे कर दिया। हाँ फैन कम कर दिया, 1 पे कर दी। अब नहीं दे रहा, अब बंद कर दी। पहले 5 पे था, अब फर्क पड़ा होगा देख। आ रही है हवा? 1 आ रहा है यार इस पे तो। तेरे पे कहाँ है? तू तो नीचे बैठी है। इतनी हवा दे रहा है? हाँ वो तो दे रहा है भाई, हिल रहा है उसका तो, पंखा हिल रहा है। हाँ समझ गया, बंद ही करवानी है तुम्हें। अब बंद कर दिया है, वो तो अभी भी चल रहा है। बंद है ना? हो गया ना बंद वो भी? अरे हो गया, वो तो वो हिल नहीं रहा आगे। ये तो हो गया, इसके तो पंख बंद हो गए। तो कह रहा है डेथ के लिए कुछ रीजन है, रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है, हार्ट, और ये जो सेरेब्रल हेमरेज है ना बच्चों, सेरेब्रल हेमरेज का मतलब ब्रेन हेमरेज, दिमाग की नस फट सकती है, खून दिमाग में आ गया, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, सेरेब्रल हेमरेज। आगे कुछ है नहीं। अब ये जो पैराग्राफ है, ये नहीं, इसके आगे वाला उसको थोड़ा सा देख लियो। वो ये दोनों पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, इसके टिक लगा लियो। ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो आपको 2 डिजीज के बारे में बता रहा है, एक तो HIV इन्फेक्शन और एक हेपेटाइटिस बी। मैंने पीछे भी बताया था, HIV और एड्स सेम मेथड से फैलते हैं। जैसे HIV फैलेगा वैसे ही हेपेटाइटिस बी फैलेगा। अब एनसीईआरटी ने उसको 4 लाइन में तुम्हें समझाया, बातें सारी वही लिखी है कि दोज हु टेक ड्रग इंट्रावीनसली, जो ड्रग को कैसे लेते हैं, वेन में, IV बोलते हैं ना, इंट्रावेनसली, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन, are much more likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis B. तो एड्स और हेपेटाइटिस फैलने की मेथड सेम टू सेम है। द वायरस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अदर बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल सीरींज। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, जो लंबे टाइम तक रहते हैं वो क्रोनिक, लंबे टाइम तक ठीक नहीं होते। एंड अल्टीमेटली फैटल, बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब दोनों का ट्रांसमिशन सेम तरीके से होता है। HIV में 4 नाम आए थे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, माँ से बच्चे में, ब्लड से, और इन्फेक्टेड ड्रग एब्यूजर, उससे, ड्रग एब्यूज करने से। अब अगला पैराग्राफ भी टिक कर लो बच्चों। अल्कोहल का यूज बॉडी में कहाँ इफेक्ट डालता है? लीवर डैमेज करता है, और ब्रेन पर भी असर डालता है, CNS पे भी असर डालता है। CNS में वो सेरिबेलम पे असर डालता है। सेरिबेलम किस में हेल्प करता है? बैलेंसिंग में। और पीने के बाद में, हाँ, न तो जबान संभलती है और न ही टांगे, तो बॉडी अनबैलेंस होगी ना, डिसबैलेंस, वो बिकॉज ऑफ किस पे असर पड़ा? सेरिबेलम। तो ये लिखा है एनसीईआरटी की यूज ऑफ अल्कोहल का आगे साइड इफेक्ट हो सकता है, बुढ़ापे में ज्यादा लेने की लत पड़ सकती है, और क्रोनिक यूज से डैमेज हो जाता है, अंडरलाइन कर लियो, नर्वस सिस्टम और लीवर। और लीवर डैमेज के लिए एक वर्ड है सीरोसिस। अल्कोहल के एक्सेस यूज से लीवर का डैमेज होना सीरोसिस कहलाता है। यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर माँ जी, लिटिल लिटिल शौकीन बता रहा था ना मैं, तो माँ जी अगर प्रेगनेंसी में अल्कोहल या स्मोकिंग कर रही है तो उसका साइड इफेक्ट बच्चे पर भी पड़ सकता है। अगला पैराग्राफ एक और देख लो, कल मैंने क्वेश्चन भी दिया था इससे। वो जो ये स्टीरॉइड का यूज करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ खिलाड़ी स्टेरॉइड का यूज करते हैं, मतलब ये हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रग को यूज करते हैं ताकि परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, मसल्स को स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ बढ़ा सके। जैसे एथलीट वगैरह होते हैं ना, ये बॉक्सर वॉक्सर, ये पेन किलर लेके जाते हैं ताकि उनको दर्द ना हो, ज़्यादा समय तक मुक्केबाजी बॉक्सिंग कर सके, इन सब के लिए स्टीरॉइड यूज करते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं। अगर कोई मेल, या पहले फीमेल का दिया, अगर कोई फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन है और वो स्टीरॉइड का यूज करे, वो हार्मोन के इंजेक्शन लगाए, तो उसमें मेल जैसे कैरेक्टर आ सकते हैं। तो कैरेक्टर बाई चांस पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे ये लिखा है कि द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबोलिक स्टीरॉइड, स्टीरॉइड हार्मोन वगैरह इन फीमेल इंक्लूड मैस्कुलाइनेजेशन, मतलब मेल जैसे कैरेक्टर, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, गुस्सा ज्यादा आएगा, मूड स्विंग होना, डिप्रेशन, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल,
मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस से। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, दाढ़ी मूछ आ सकती है, मेल जैसे करेक्टर। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, वो जो पेनिस के होमोलोगस था क्लाइटोरिस, साइज बढ़ सकती है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, भारी आवाज हो सकती है मेल के जैसी। इन मेल में भी बच्चों साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एक्ने, एग्रेसिवनेस बढ़ना, मूड स्विंग होना, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल, टेस्टिस की साइज छोटा होना, स्पर्म प्रोडक्शन कम होना, एनलार्जमेंट, किडनी लीवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, मेल में फीमेल जैसा करेक्टर, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट, ये सारे मेल के साइड इफेक्ट है अगर किसका यूज किया जाए, स्टीरॉयड का। और वो कुछ फीमेल के साइड इफेक्ट दिखा रखे हैं। लास्ट में लिख रखा है कि कई बार ये होता है कि जो ग्रोथ सेंटर ऑफ बोन है वो बंद हो जाते हैं। हमारी हाइट बढ़ती है ना बच्चों, हाइट कैसे बढ़ती है? हाँ, ये जो बोन होती है ना, बोन के अंदर एक सेंटर होता है। सिंपल सी बात है, जब हड्डी बढ़ेगी ना तो हमारी हाइट भी बढ़ेगी। हड्डी के बढ़ने से हमारी हाइट बढ़ती है। और हड्डी में ऐसे मान लो एपीफाइसियल प्लेट याद रहे तो ठीक है, नहीं आप मान लो ग्रोथ सेंटर है। बोन में क्या है? ग्रोथ सेंटर। बोन में है कौन सा सेंटर? ग्रोथ सेंटर। ये बोन में होता है ग्रोथ सेंटर। अब एक हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। वो ग्रोथ हार्मोन इस ग्रोथ सेंटर को बोलेगा तो हड्डी की ग्रोथ होगी। हड्डी की ग्रोथ होगी तो हमारी भी हाइट बढ़ेगी। बट इन स्टीरॉयड के यूज करने से ये ग्रोथ सेंटर टाइम से पहले बंद हो जाता है। और जब ग्रोथ सेंटर बंद हो गया तो हड्डी की हाइट, और जब बोन नहीं बढ़ेगी तो हमारी हाइट भी नहीं बढ़ती। स्टंट ग्रोथ, ड्वार्फ रह गया, बोना रह गया। तो ये लिखता है लास्ट लाइन, अंडरलाइन कर सकते हो, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के ग्रोथ सेंटर टाइम से पहले क्या हो गए? क्लोज, जिससे कैसी ग्रोथ हो गई? स्टंट। ग्रोथ रुक सकती है। तो बोन बढ़ेगी तभी अपनी हाइट बढ़ती है, और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन। ऐसा ही होता है, हम बोलते हैं ना 20-25 साल के बाद में हाइट नहीं बढ़ती, उसका रीजन यही है। कौन बंद हो जाता है? ग्रोथ सेंटर। 25 साल के बाद ग्रोथ सेंटर बंद हो गया। तो एक बार PYQ था टिश्यू वाले चैप्टर में कि एक बंदा है 30 साल का, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आ रहा है ग्रोथ हार्मोन, बट फिर भी उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। रीजन? ग्रोथ सेंटर बंद हो गया। इसके बिना बोन्स की हाइट, बोन इलोंगेट नहीं होगी तो अपनी हाइट, चाहे कितना ही ग्रोथ सेंटर आओ, ग्रोथ हार्मोन आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन है बेटा जी। आगे के जो पैराग्राफ है इनको रहने देना, कुछ नहीं पढ़ना है, थ्योरेटिकली चीजें हैं, छोड़ दियो। जो मैंने अंडरलाइन करवाई है वही पढ़ना है इस ज्ञान में से। एनसीईआरटी के पीछे का एक क्वेश्चन है, एक दो, फिर मैं कुछ PYQ करवाता हूं तुमसे, फिर आगे वाले चैप्टर पे चलते हैं। ये पूछा है कि इन डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखो एनसीईआरटी के पीछे ये कहीं क्वेश्चन, अमीबियासिस कैसे फैलता है? वो तो पैथोजन है। ट्रांसमिशन, हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर है, और कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, मलेरिया। पैथोजन पूछे तो प्लाज्मोडियम बताना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, वेक्टर, एस्केरियसिस। कॉन्टामिनेटेड फूड, वेजिटेबल, वाटर, तो इंटेस्टाइन वाले तो हैं। और न्यूमोनिया, ड्रॉपलेट मेथड। रेस्पिरेटरी वाले कैसे फैलेंगे? ड्रॉपलेट एरोसोल मेथड, ड्रॉप से फैलते हैं। एनाफ्लीज, बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। इनकी फुल फॉर्म आई है, ये भी क्वेश्चन है पीछे का, एक बार पूछ रखा था, नाको की फुल फॉर्म पूछी भी है। माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, वो तो जानती हो। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये PYQ है, ये कुछ करो सोल्व। फोर्थ, फाइलेरियसिस और एलिफेंटियसिस एक ही बात हुई ना, फोर्थ आएगा वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। करेक्ट पूछा है, देखो। पहला, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या शो होता है? मेटास्टेसिस, वो फियरफुल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। पेशेंट जो सर्जरी करवाई है क्या उसको कैनाबिनोइड्स देते हैं? मॉर्फिन देते हैं, मॉर्फिन तो ओपियोइड है। बेनाइन ट्यूमर शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, गलत। हेरोइन एक्सेलरेट बॉडी फंक्शन, गलत। ये तो डिप्रेसेंट होती है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करती है। तो आंसर आएगा फर्स्ट।
कौन है वायरल डिजीज का पेयर? थर्ड, कॉमन कोल्ड और एड्स। टीबी तो बैक्टीरियल है, रिंगवर्म तो फंगस है, डिसेंट्री भी बैक्टीरियल है, और अमीबिक डिसेंट्री प्रोटोजोआ है। सोच के। टिटनस हो गया तो क्या दिया जाएगा उसको? परफॉर्म्ड एंटीबॉडी। डिजीज होने के बाद में क्या दी जाएगी? पैसिव इम्यूनिटी। बनी बनाई एंटीबॉडी डालूंगा तभी तो ट्रीटमेंट होगा। परफॉर्म्ड एंटीबॉडी। एलर्जी। एलर्जी के टाइम हिस्टामिन बढ़ जाता है, तो एंटी हिस्टामिन किसके ट्रीटमेंट में दिया गया? एलर्जी, ताकि एलर्जी के सिम्टम कम हो सके। सारे 2011-12 से लेकर 22 तक के आए हुए हैं। थर्ड, मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज ए पेन किलर। पहला गलत क्यों हुआ? कोकेन थोड़ी देते हैं सर्जरी वालों को, बारबिट्यूरेट्स देते हैं। क्रिमिनल सच बोलने लग जाएं और तो नींद वाली गोली है, नींद आ जाएगी। च्यूइंग टोबैको लोअर ब्लड प्रेशर। टोबैको में होता है निकोटीन, वो तो बीपी को बढ़ाता है, एड्रेनलिन। एमआरआई। सीटी स्कैन और एक्सरे सेफ नहीं है। एक्सरे यूज होता है, एक्सरे खुद कार्सिनोजेनिक है। वो मैंने बताया था ना, किसके लिए? ओटी, बड़े ओटी में आपको बताया था सर्जरी के बाद यूवी रेज के बल्ब होते हैं, वो उस थिएटर को स्टेरिलाइज करने के लिए काम आती है। तो वैसे यूज होती है वो, बॉडी के रेफरेंस में नहीं हो रही। हाँ लिखी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लिखा हुआ है, बट इसने समझाया नहीं ना, मैं बता रहा हूँ वो चीज़ तुम्हें। वो बॉडी के रेफरेंस में यूज नहीं है। थर्ड आया, सिम्टम ऑफ एड्स व्हेन एचआईवी रेप्लिकेट रैपिडली। हाँ, टी हेल्पर जब नंबर कम हो जाएगी तभी तो बॉडी में वीकनेस आएगी, सिम्टम आएंगे। ये गलत हो गया ना बच्चों, विद इन 15 डेज गलत हो गया, कि कुछ मंथ से लेकर फ्यू ईयर्स तक होता है। थर्ड, क्या कुछ करी थी? हाँ, तो जब वायरल डीएनए बनेगा तो सिम्टम थोड़ी आएंगे। ये सिम्टम पूछ रहा ना आपसे, कब सिम्टम आए? सिम्टम तो तब आए जब टी हेल्पर खत्म हो गई, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तब डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज का अटैक हो गया, उनके सिम्टम दिखाई देंगे। एड्स का खुद का कोई सिम्टम नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज अटैक होने से ग्रुप ऑफ सिम्टम, तभी तो सिंड्रोम बोला था। सिंड्रोम का मतलब ही क्या था? ग्रुप ऑफ सिम्टम। क्या करी तू? अंदर तो कौन लगाएगा, बाहर ही होंगे। एक्सरे वाली बात नहीं बताई थी क्या मैंने? एक्सरे जो करता है वो कहीं छुप के बैठा रहता है पीछे, फिर वहां से बटन दबाता है, अपने को उसके सामने छोड़ देता है। छुप के तो क्या, वो साइड में रहते हैं, क्योंकि उसी में सीटी स्कैन वाला भी साथ होता है इसलिए। बाकी एमआरआई बॉडी पे गिरे तो वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। फिर भी रखेंगे ही, क्या पता 10 साल बाद डिस्कवरी हो और रिसर्च में आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हार्मफुल है।
तब तक तो बेचारे पता नहीं कितने कॉन्टेक्ट में आ चुके होंगे, इसलिए। बट नॉर्मली इनका साइड इफेक्ट नहीं पड़ता ना। इसका बोलो, ये तो हो गया। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट था? बट एलाइजा कन्फर्मेशनल नहीं होता, वेस्टर्न ब्लोट करवाना पड़ता है कन्फर्मेशन के लिए। ये भी आया हुआ इसलिए ले आया मैं। विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। फंजाई, 3 फंजाई जेनेरा थे, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक का यूज किसके लिए करते हो बच्चों? अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज है ना तो डॉक्टर आपको क्या देगा? एंटीबायोटिक। और ये कॉमन कोल्ड तो कैसी डिजीज है? वायरस है, उसमें यूज नहीं करते। अभी बता रहा था, एल्कोहल लेने से लीवर डैमेज होता है, और उसको लीवर डैमेज होने को सीरोसिस बोलते हैं। लीवर का डैमेज होना सीरोसिस कहलाता है। अब सिंपली देख लो, प्लाज्मोडियम का जाइगोट है। जाइगोट मतलब कौन से रिप्रोडक्शन से बनता है? सेक्सुअल से। मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तभी तो जाइगोट बनेगा। और सेक्सुअल स्टेज कहां चलती है? मॉस्किटो में। गट बोले तो एलिमेंट्री कैनाल में। इसकी सलाइवरी ग्लैंड में तो स्पोरोजोइड चले जाएंगे, तो रिप्रोडक्शन तो वही हो जाएगा ना। गट बोले तो एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन में तो एसेक्सुअल होता है। तो ये जो लीवर आरबीसी है ह्यूमन की, यहां तो कैसा रिप्रोडक्शन चलेगा? एसेक्सुअल। जबकि जाइगोट बनता है सेक्सुअल से। थर्ड आएगा। पहचानियो, मैंने तरीका बताया था। हाँ, मिथाइल से क्या याद रखना? मॉर्फिन। और दूसरे वाला कैनाबिनोइड है। तो बी कैनाबिनोइड है, बिल्कुल है। क्या वो एट्रोपा बेलाडोना से आता है? कैनाबिनोइड का तो सोर्स था कैनाबिस सैटाइवा। ए मॉर्फिन है, हाँ। पेपेवर सोमनीफेरम से आता है, यस। सेडेटिव और पेन किलर है, बिल्कुल। ए कोकेन है, गलत। बी हेरोइन है, गलत। बी तो कैनाबिनोइड है। सेकंड हो जाएगा। उससे याद रख लियो, CS3 से। AIPMT वाला वही क्वेश्चन जो बता रहा था। किसकी ब्रांच दिख रही है आपको? दतूरा की। फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ दतूरा। और दतूरा कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी। दतूरा, उसके अलावा एट्रोपा बेलाडोना और हाई डोज ऑफ कोकेन, तीनों कैसे थे? हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। इसमें चिकनगुनिया वायरस है। ये इबोला, हेपेटाइटिस और HIV तीनों बॉडी फ्लूइड से जाते हैं। चिकनगुनिया तो मॉस्किटो के बाइट करने से। डेंगू, चिकनगुनिया, एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से, बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट नहीं होता है, मॉस्किटो से हो रहा है। और वो कौन सा मॉस्किटो था? एडीज मॉस्किटो। उससे आता है चिकनगुनिया वायरस। पोलियो में, पोलियो देखो सारे तो क्या याद करोगे तुम। पोलियो जो होता है ना बच्चों, पोलियो में यूज करते हैं हार्मलेस वायरस। वो जो मैं बता रहा था ना, OPV, 2 बूंद जिंदगी की ओरल पोलियो वैक्सीन, उसमें जिंदा वायरस डालते हैं। पर मैंने कहा था अगर बैक्टीरिया और वायरस जिंदा यूज करते हो तो वो इतने वीक होंगे कि उनमें डिजीज कोजिंग कैपेसिटी नहीं होगी। तो वायरस जिंदा है बट वो वीक है, एटेनुएटेड है, उसमें डिजीज कोजिंग कैपेसिटी नहीं होती। ऐसी ट्यूबरकुलोसिस, TB, ये बैक्टीरियल है। और जो डिप्थीरिया है, इनमें टॉक्सिन यूज करते हैं। थोड़े से याद रख पाओ तो रख लेना, बाकी पुराना है, आजकल इतने इससे पूछते नहीं। तो इसमें आंसर जाएगा कौन सा? A में 4th, B में 3rd, C में 2nd। हाँ, ये जाएगा। एस्केरिस का इन्फेक्शन, फूड और वाटर से आता है। इंटेस्टाइन वाले तो वैसे ही जाते हैं। कितने हैं भाई? ऑटो इम्यून, जब अपनी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, अपने ही ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए तो ऑटो इम्यून। कोलेरा, इसका बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरी हेजा। और टिटनस का था क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये बोथ आर कैसे डिजीज है?
बैक्टीरियल डिजीज। अरे स्मॉल पॉक्स तो वायरस होता है, वायरल इन्फ्लुएंजा हर्पीज वायरस है, जेनेटल हर्पीज वायरस आया था ना एसटीआई में। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इसीलिए हेरोइन को बोला था डाई एसिटाइल मॉर्फिन। नॉट एन ऑटोइम्यून, बताओ मैंने नाम लिखा रखे हैं तुम्हें। विटिलिगो तो थी, सफेद दाग तो ऑटोइम्यून डिजीज थे, ये भी था ये भी था, ये नहीं लिखाया था मैंने। अल्जाइमर ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, इसमें स्किन पर सफेद दाग पड़ गए थे। सोरियसिस भी स्किन का था, ये भी, ये बोन्स वाला था, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन वाला। अल्जाइमर डिजीज ये नर्वस सिस्टम की डिजीज है, न्यूरल डिजीज है, ये ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। तो मैंने कहा भी था, क्वेश्चन पूछे में आउट ऑफ एनसीईआरटी है वैसे कुछ नाम, लेकिन लिखवाए थे मैंने 7-8 ऑटोइम्यून के नाम आपके। हाशिमाटो लिखाया था, माइस्थेनिया ग्रेविस लिखाया था, सोरियसिस लिखाया था, विटिलिगो लिखवाया था, एक आईडीडीएम लिखाया था, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। लिम्फेटिक वेसल्स में स्वेलिंग किस में आएगी? एलिफेंटिएसिस, क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। पहला मिलाते ही आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ही आएगा। फर्स्ट में डी ए की मैच हो रहा है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, बाकी दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से देख के करियो भैया। आए में क्वेश्चन है सब, 3 4 5 और बच गए इसके बाद। पहला करेक्ट है क्या? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओवन सेल एज ए फॉरेन बॉडी। ऑटो इम्यून में आपका इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन को फॉरेन मानने लग जाएगा। यस, फॉरेन बॉडी मानेगा तभी तो उसके अगेंस्ट वो क्या बनाने लग जाएगा? एंटीबॉडी। तो ट्रू है सर ये। दूसरा बेटा जी, रूमेटोइड आर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल। रूमेटोइड में क्या अपनी सेल के अगेंस्ट अटैक नहीं होता? होता है, तभी तो ऑटो इम्यून डिजीज है। दूसरा कैसा हो गया? फॉल्स। सेकंड आ गया। एनामनेस्टिक कौन सा रेस्पॉन्स बताया था? सेकेंडरी, जिसमें याद होती है पहले वाले की। प्राइमरी सेकेंडरी 2 रेस्पॉन्स आए थे ना। इनकरेक्ट पूछा है। एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सबसिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। पहली बार कोई एंटीजन आया तो बॉडी ने क्या शो किया? प्राइमरी रेस्पॉन्स। अरे बताया था ना, जिसमें कौन सी एंटीबॉडी आई थी? आईजीएम। वही एंटीजन फिर से आए तो कौन सा रेस्पॉन्स होगा? और सेकेंडरी का नाम था एनामनेस्टिक। ये पहले के कंपेयर क्या होगा? फास्ट, क्योंकि इससे पहले वाले एनकाउंटर की क्या रहेगी? मेमोरी, यादाश्त रहेगी। ये फास्ट होता है। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, सेकेंडरी को याद रहता है। तीसरा, एक्वायर्ड क्या नॉन स्पेसिफिक है? एक्वायर्ड तो स्पेसिफिक होती है, नेचुरल या इनेट थी नॉन स्पेसिफिक, तो ठीक है, तो सही है। तो एक्वायर्ड नॉन स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक होगी। वायरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू एचआईवी, मान लो, स्टेराइल नीडल यूज करने से फैलेगा क्या? नॉन स्टेराइल। स्टेराइल का तो मतलब हो गया स्टेराइज्ड डिस्पोजेबल नीडल यूज करोगे तब थोड़ी होगा। नॉन स्टेराइल से होता है, तो ये तो ब्लड से फैलेगा, मां से बच्चे में भी होगा। किसिंग से, मैंने कहा था एचआईवी सलाइवा से ट्रांसफर नहीं होता। सलाइवा, टीयर और स्वेट से नहीं होता, सीमेन, ब्लड और मिल्क से होता है। मैंने 3 बताए थे आपको। इनहेरिटेंस होगा कि नहीं? नहीं, एक्वायर्ड करेक्टर है वो, कॉन्जेनाइटल नहीं है। तो ए और बी नहीं, बी और सी उस केस में होता है, बाकी नॉर्मली इनहेरिटेड। तभी तो एड्स का पहला वर्ड ही क्या था? एक्वायर्ड, नॉट कॉन्जेनाइटल। मां से फिटस में तब होता है जब पुअर मॉनिटरिंग हो। अगर डॉक्टर को बता दे कि इस मां को एचआईवी इन्फेक्शन है और इसके पेट में बच्चा है, तो डॉक्टर उस एचआईवी को बच्चे में जाने नहीं देगा, प्लेसेंटा से क्रॉस होने ही नहीं देगा, बता दिया जाए तो। पुअर मॉनिटरिंग अगर नहीं बताया जाए तो हो सकता है। तभी तो आपने एड्स का ए का मतलब क्या लिखा था? एक्वायर्ड, नॉट कॉन्जेनाइटल, वो बाई बर्थ नहीं है। तो उसका आ गया, तो
रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आ गया, कर दो कोई ना। कितने रह गए इसके बाद, एक दो और, सेकंड है क्या। ए में फर्स्ट वोल्ट क्या होता है, ठीक है वो तो बेरियर मेथड में आया था, आयोडीज, ठीक है। सी में सेकंड वैसेक्टोमी, ठीक है। डी में फोर्थ, हो गया तो ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी। यूट्रस 16 से ज्यादा होगा तो यूट्रस में, 8 तक होता तो फेलोपियन ट्यूब में। हैं 20 के कैसे होंगे, 8 से 16 ही होंगे, 16 8 तक भावुक हो गई। अच्छा मैंने, मुझे लगा ऐसे बोले कि 8:45 8:15 बोलो, ट्यूबेक्टोमी में किसको कट कर रहे हो, फेलोपियन ट्यूब को। एमनियोसेंटेसिस का यूज क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को पता लगाना। हाँ अनबोर्न फिटस का सेक्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं, बट वो परमिसिबल थोड़ी है, वो बेन है बेटा जी उस पर। ओके, और फिर एक नया चैप्टर चालू करते हैं आपका आज, इवोल्यूशन। चैप्टर नंबर पुरानी एनसीईआरटी में 7 है, नई एनसीईआरटी में चैप्टर है 6। पूरी तरह से एनसीईआरटी से पढ़ना है इस चैप्टर को, बाहर से कुछ इसमें है नहीं। चालू हो जाओ, खुद पढ़ो, डाउट आए तो पूछ लेना। 9 10 में नहीं पढ़ते थे क्या हिंदी, हिंदी पढ़ी है आपने, कहानी आती थी तो मास्टर जी एक खड़ा हो जाते, तू पढ़ दे एक पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ तू पढ़ दे, ऐसे मिलजुल के। ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, मिलजुल के इसको करेंगे, थोड़ा मैं कराऊंगा और ज़्यादा आप करोगे। ऐसे इस चैप्टर को चलाएंगे। तो पूरा एनसीईआरटी से करना इवोल्यूशन। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी 4 क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन आपको देगा कितने, कम से कम 4। अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी ओरिएंटेड आएंगे, और भी फिक्स पैटर्न होता है इस चैप्टर के। जब 10 साल के तुम पीवाईक्यू देखोगे तो कुछ फिक्स क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हर बार पूछा गया है होमोलोगस एनालोगस, हर बार, इस बार भी आएगा होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन। एक ह्यूमन इवोल्यूशन आता है, वो आपने नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, इरेक्टस, होमोसेपियन, निएंडरथल। एक हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आएगा, वहां से कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो थोड़ा सा मैं अलग से आपको करा दूंगा। उसके अलावा कुछ कहानियां हैं, कुछ थ्योरीज है, कुछ थ्योरीज तो आज ही डिस्कस में करवा दूंगा, उनसे क्वेश्चन बनता है। तो 4 क्वेश्चन आते हैं, वो फिक्स जगह से बनते हैं। पहला जो पैराग्राफ उठाओगे ना बच्चों आप, उसकी केवल पहली लाइन हमें पढ़नी है, उसको अंडरलाइन कर लो, पेन पेंसिल हाथ में रखो, मैं जहां अंडरलाइन कराऊं वहीं, बाकी पैराग्राफ को छेड़ना भी मत, टच ही नहीं करना है। पहले इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बस एक डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लो, पहले पैराग्राफ की पहली लाइन। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बच्चों हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थ पे लाइफ कैसे आई। पूरा चैप्टर इसी को समझाएगा तुम्हें कि यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स पे अर्थ कैसे बनी, अर्थ पे लाइफ कैसे आई, और वो लाइफ धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कैसे हुई। वैसे आप इवोल्यूशन समझते हो क्या, रेगुलर आने वाले चेंजेस, जो चेंज कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं वही क्या है, इवोल्यूशन। अरे 1000 100 साल लाख साल पहले हम ऐसे थोड़ी थे, पहले जावा मानवर वो सब थे, आज होमोसेपियंस है, मॉडर्न मैन है। आने वाले 1000 10,000 1 लाख ईयर बाद आप नहीं रहोगे, हमारी जगह मैन ऑफ फ्यूचर आ जाएगा, फ्यूचर का मैन जो हमारे से भी ज्यादा एडवांस होगा। इट्स पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूस आने वाले चेंजेस वो इवोल्यूशन का पार्ट है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कैसे लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे आती गई, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। बाई चांस ये स्टेटमेंट आ सकता, आज तक तो आया नहीं, फिर भी इस पैराग्राफ की यही लाइन इंपॉर्टेंट है। अगले पैराग्राफ की भी एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके अंडरलाइन कराता हूं, फिर चलते हैं अपन स्टीलर डिस्टेंस वाली। ये रही, स्टीलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। बस ये पूछा जा सकता है, तुम्हारे से तारे कितनी दूर है, तारे सितारे, आपसे पूछे आपसे जो स्टार है वो, उसकी डिस्टेंस इतने किलोमीटर है, उसकी डिस्टेंस इतने मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, माइल्स है, या लाइट ईयर है, तो मेजर करते हैं किसमें, लाइट ईयर्स में। यूनिट है उसकी लाइट ईयर्स। स्टीलर डिस्टेंस, यहां से स्टार की डिस्टेंस मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, बस। और इस पैराग्राफ में कुछ नहीं देखना।
अब आओ जिसको हम पढ़ेंगे, अगला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ का थोड़ा सा ज्ञान मैं पहले आपको बता दूं। ये पैराग्राफ ये बताएगा बच्चों कि यूनिवर्स कैसे आया। बीबीटी तो सुना आपने, बिग बैंग थ्योरी। और पहली चीज, इवोल्यूशन जब पढ़ोगे ना तो माइंड में क्यों और कैसे नहीं आना चाहिए। तुम्हारे आएगा बीच बीच में, ऐसा कैसे हो गया सर, ये क्यों हो गया, आएगा, लेकिन उसको दबा देना। इवोल्यूशन है, जो लिख दिया वो लिख दिया। कोई क्यों, नो कैसे, क्योंकि चल क्या रहा है, इवोल्यूशन। साइंटिस्ट लोग कहते हैं ऐसा हुआ होगा, तो मानना ही अपने को, 1000 करोड़ों साल पहले ऐसा हुआ होगा, ऐसे यूनिवर्स बना होगा, इस प्रोसेस से अर्थ बनी होगी, उस पर केमिकल आए होंगे, केमिकल से लाइफ बनी होगी, फिर हम सब आए होंगे। तो बस जो लिख दिया वो तुम्हें एक्सेप्ट करना है, चाहे जैसे भी हो, डाइजेस्ट हो या ना हो। नो क्यों, नो कैसे, नो क्यों, नो कैसे, है ना, एक्सेप्ट करिए जो लिखा हुआ है। तो इसमें ये कह रहा है, पहला जो पैराग्राफ है बेटा जी, सीक्वेंस में बता दूं आपको। सबसे पहले यूनिवर्स की बात करूंगा, देखना क्या है। सबसे पहले हम बनाएंगे किसको, यूनिवर्स को। अब यूनिवर्स बनने के लिए एक थ्योरी दे रखी है, बिग बैंग थ्योरी। वो ऐसा कहती है कि बहुत पहले बहुत बड़ा एक डस्ट का, गैस का क्लाउड था, बहुत बड़ा बादल था, वो फैल रहा था फैल रहा था। अचानक कोई टेम्परेचर ऐसा लोचा हुआ कि वो डस्ट और क्लाउड का, डस्ट और गैस का जो क्लाउड था फट पड़ा। वैसे कैसे फट गया, लिख दिया तो लिख दिया, फट पड़ा। उसके फटने से हमारा क्या बना, यूनिवर्स। उस यूनिवर्स में कई प्लेनेट बने, उन फटने से वो जो टुकड़े बने थे, वो टुकड़े आज के प्लेनेट्स है। उन्हीं में एक टुकड़ा हमारी धरती माँ बन गई। इस थ्योरी का नाम दिया बिग बैंग थ्योरी, जो ये बताती है यूनिवर्स कैसे बना और फिर उस पर कौन आई, अर्थ। जो तुम्हें कुछ बातें याद रखनी है बच्चों, यूनिवर्स की ओरिजिन, ये डेटा पूछा जा सकता है, आज से कितना पुराना है। BYA का मतलब होगा बिलियन ईयर्स एगो, 20 बिलियन ईयर्स एगो। और एक दो बातें तुम ध्यान रखना, बिलियन को जब आप करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो 1 बिलियन बराबर कितना होगा, 100 करोड़। बहुत जगह करोड़ और मिलियन भी घुमा के चलेंगे। अगर मैं मिलियन की बात करूं तो 1 बिलियन बराबर मिलियन कितना होगा, 1000 मिलियन। तो कुछ जगह एनसीईआरटी मिलियन लिख देती है, कुछ जगह बिलियन लिख देती है, कुछ जगह करोड़ लिख देती है। तुम्हें वो कन्वर्ट करना आना चाहिए, बस सीधी बात है। अगला कुछ भी लिख दो तुम समझ जाना। तो 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अब यूनिवर्स बन गया 20 बिलियन। अब यूनिवर्स पे कौन आई, धरती मां। ये PYQ आ रहा है। अर्थ कितनी पुरानी है रे बेटा जी, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। डेटा दिए हुए, लेकिन तुम साइड में जगह पड़ी है, वहां ये मेंशन कर लो ताकि एक साथ तुम्हें याद हो जाए। यूनिवर्स 20 बिलियन, अर्थ है 4.5 बिलियन। अब मैं अर्थ को करोड़ में लिखना चाहूं तो कितने करोड़ हुए, 450 लिख दूं। अरे 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, तो 4.5 बिलियन बराबर 450 करोड़। अब अर्थ आई तो उस पे आया फर्स्ट लाइफ, धरती मां पे पहला जीवन आया। फर्स्ट लाइफ कब आई बताओ, 4 बिलियन। और जो नॉन सेलुलर लाइफ है, पहले नॉन सेलुलर आए थे 3 बिलियन, और फिर उस पर सेलुलर बच्चों कब आ गए थे, 2 बिलियन। कुछ डेटा मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इनकी सीक्वेंस तुम्हें आनी चाहिए। यूनिवर्स की बात की तो 20 बिलियन, अर्थ 4.5 बिलियन, अर्थ पे पहली लाइफ 4 बिलियन, नॉन सेलुलर 3 बिलियन और सेलुलर 2 बिलियन। सिंपल से कॉम्प्लेक्स चलना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कुछ डेटा है जो आप यहां ध्यान रखियो। अब ऐसे भी पूछा था, वैसे एनसीईआरटी की लाइन ही है, इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है वो, ये PYQ में क्वेश्चन आया था कि जो अर्थ आई थी ना बच्चों, अर्थ के ओरिजिन के कितने टाइम बाद फर्स्ट लाइफ बनी। अब देखो अर्थ कब आई और लाइफ, तो अर्थ के ओरिजिन के कितने टाइम बाद। अर्थ है 4.5, लाइफ है 4.0,
कितने टाइम बाद? 0.5 बिलियन। मुझे इसको करोड़ में लिखना है। पचास करोड़। अरे 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, तो 0.5 बिलियन बराबर 50 करोड़। मुझे इसे मिलियन में लिखना है। 500 मिलियन। हाँ गुरुजी कैसे याद हुआ? अरे जब मेल स्पर्म रिलीज करता है फीमेल की बॉडी में तो कितने होते हैं वो? 200 से 300 मिलियन। और इस 200 मिलियन को मैंने लिखाया था 20 करोड़। 200 मिलियन को मैंने लिखा था 20 करोड़। तो यहां कितने करोड़ है? 50। तो मिलियन कितने हो गए? 500 मिलियन। कैसे भी याद रखो, तीनों चीजें आनी चाहिए। 0.5 मिलियन बराबर 50 करोड़ बराबर 500 मिलियन। और वहां देख लो 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन है, तो 0.5 कितना होगा? 500 होगा। वैसे ही आ जाएगा। तो ये पूछा था कि अर्थ के ओरिजिन के बाद फर्स्ट लाइफ कब स्टार्ट हुई थी। अब ये जो पैराग्राफ कहता है बिग बैंग की भी बात करता है, उस पर फिर अर्थ कैसे आई, उस टाइम कैसा एटमॉस्फेयर था, वो सारी बातें करता है। पहले मैं 2-3 लाइन तुम्हें पढ़ा दूं एनसीईआरटी, फिर आगे की बात अपन डिस्कस करते हैं। देखो, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की हिस्ट्री में लाइफ का आना एक बड़ा इवेंट था बेटा जी, यूनिक इवेंट था कि लाइफ कैसे आई। यूनिवर्स इज ए वास्ट, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पेक। स्पेक का मतलब यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमारी धरती उस पर एक छोटा सा। स्पेक का मतलब पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स। ये मैंने डॉट लगा दिया, ये है अपनी धरती। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उस पर अपनी धरती की औकात बस एक पॉइंट जितनी है। स्पेक, माइन्यूट पार्टिकल्स। अरे आपसे बड़े तो कितने ही स्टार है जो अर्थ से बड़े हैं। एक सूरज भगवान में पता नहीं कितनी अर्थ समा जाए, तो हमसे बड़े बड़े कई स्टार और प्लेनेट बैठे हैं। सन अपने से काफी बड़ा है। तो पूरे यूनिवर्स की बात करूं तो अर्थ उसका केवल छोटा सा एक पार्टिकल है। स्पेक का मतलब माइन्यूट पार्टिकल। धरती की औकात ही है, फिर हम तो पता नहीं क्या है और घमंड करते हो इतना। कुछ नहीं है बना है ना। और यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट कितने बिलियन? 20 बिलियन। अगर मैं 20 बिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करूं तो सर मुश्किल हो जाएगी। 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, तो 20 बिलियन बराबर कितने हुए? 2000 करोड़। बस 2000 करोड़। Huge cluster of galaxies comprise the universe. Galaxy contain star and cloud of gas and dust. अपनी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी अपनी। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, फिर से वही बात बोल दी, अर्थ इज इंडीड ए स्पेक, छोटा सा पार्टिकल्स है। अकॉर्डिंग द बिग बैंग थ्योरी, टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इट टॉक ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, उसी से यूनिवर्स और उस पर अलग अलग प्लैनेट्स बन गए। उन्हीं प्लैनेट्स में एक अपनी थी धरती माँ। बस ये बताया। द यूनिवर्स एक्सपेंड एंड हैंस द टेम्परेचर केम डाउन। अब देखो हाइड्रोजन हीलियम बनी। अब ये बता रहा है अर्थ कैसे बनी। तो हाइड्रोजन हीलियम बन गई, हल्की गैसें थी, और वो हाइड्रोजन हीलियम कंडेंस हो गई, एक जगह के कंडेंस हुई। और फिर बेटा जी वहां अपनी गैलेक्सी कौन सी बनी? मिल्की वे। इस मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में क्या बन गई? अर्थ बन गई। तो कह रहा है बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स बना, फिर हाइड्रोजन हीलियम बन गई जो लाइटर गैसेस थी, और इसके बाद जैसी गैस कंडेंस हुई अंडर ग्रेविटेशन वो गैलेक्सी बनी। और यहां अंडरलाइन कर लो, मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। इस पैराग्राफ से यही क्वेश्चन बनते हैं, यूनिवर्स कब आया? 20 बिलियन। अर्थ कब आई? 4.5 बिलियन। पहली लाइफ कब आई? 4 बिलियन। उसमें नॉन सेलुलर कब आए? 3 बिलियन। सेलुलर कब आया? 2 बिलियन। हम चलेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इवोल्यूशन चलेगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब अगले पैराग्राफ को थोड़ा मैं बताता हूं, कुछ रिएक्शन दिए इन्होंने, वैसे समझ लो। ये कह रहा स्टार्टिंग में जब धरती बन रही थी बेटा जी, धरती वहां पे क्या था? ये मान लो अर्थ है। अर्थ पे ऐसा था कि उस टाइम ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। अर्थ पे आज की तरह कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, ना ही कोई ऑक्सीजन थी। क्यों नहीं थी सर? वो भी देखना।
ऐसे बोलते हैं कि अर्थ पे मोल्टन मास था, ये जो ज्वालामुखी वगैरह होता ना, वोल्केनाइन लावा वगैरह गर्म चीजें थी, उनसे कुछ गैसेज निकल रही थी, जैसे गर्म पानी था, H2O था, मीथेन आ रही थी, अमोनिया आ रही थी, हाइड्रोजन, ये सब थी, बट ऑक्सीजन नहीं थी। अब यहां सूरज भगवान थे, सूरज भगवान से आ रही थी क्या? यूवी रेज। सूरज भगवान से अर्थ पे क्या आ रही थी? यूवी रेज। सर यूवी रेज को तो ओजोन रोक देती है, उस टाइम ओजोन नहीं थी, ओजोन नहीं थी, तो सन से डायरेक्ट क्या आ रही थी? यूवी रेज धरती पे आ रही थी। धरती पे जो पानी था वो यूवी रेज की प्रेजेंस में टूट रहा था H2 और O2 में। तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करने पे नहीं जाना है, बस बातें समझनी है। सूरज भगवान की यूवी रेज किस पर आ रही थी? अर्थ पे। अर्थ पे जो पानी था वो ब्रोक, टूट रहा था वाटर, H2 और ऑक्सीजन में। गुरुजी ऑक्सीजन तो आ गई? नहीं आई। कहां नहीं आई? देखो, ये जो ऑक्सीजन बनी थी, अब उस अर्थ पे मीथेन और अमोनिया थे। इस O2 ने मीथेन के साथ रिएक्ट किया, इस O2 ने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, और जब मीथेन के साथ रिएक्ट किया तो बन गया था H2O एंड CO2। अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो बन गया था पानी और नाइट्रोजन। बैलेंस पे मत जाना, समझना। तो सन से यूवी रेज आई, धरती पे गिरी, पानी था वो इसकी प्रेजेंस में टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन ने दूसरी गैसेस के साथ रिएक्ट किया, मीथेन और अमोनिया, देन पानी और कुछ अदर प्रोडक्ट बने। क्या बन रहा था? वाटर। अब धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा था, ये वाटर जो था वो बरसात के रूप में धरती पे आ रहा था। बड़े बड़े गड्ढे थे जो इस पानी से भर गए, और वही गड्ढे आज क्या बन गए? ओशियन। इतना पानी बरसा, वो गड्ढे धीरे धीरे भरते गए और वो आज बड़े बड़े ओशियन बन गए। तो ये बातें बता रहा है। फिर धीरे धीरे ओजोन लेयर बनी, ओजोन लेयर बनी तो अल्ट्रावायलेट रेज आना बंद हो गई। अब सनलाइट ही एनर्जी का सोर्स थी, बट यूवी रेज नहीं आती थी। फिर बताया कि स्टार्टिंग का जो एटमॉस्फेयर था ना बच्चों, उसमें फ्री ऑक्सीजन थी ही नहीं, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। तो फर्स्ट जो लाइफ आई वो कैसी रही होगी? एरोबिक या एनारोबिक? ऑक्सीजन थी नहीं, तो पहली लाइफ कैसी रही होगी? एनारोबिक। फिर भला हो किनका? बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्होंने चालू किया फोटोसिंथेसिस, और क्या रिलीज की? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन आया तब एटमॉस्फेयर हो गया। ले पूछ देता हूं, तेरा फॉरम वाला ही कट गया, ठीक है कर दूंगा बात। ऑक्सीजन आई, अब अर्थ पे क्या रिलीज हुई थी? O2। तब रेस्पिरेशन कैसा चालू हुआ? एरोबिक। पहले रेस्पिरेशन पूछे तो एनारोबिक और बाद में एरोबिक। हमेशा पहले सिंपल लाना और बाद में कॉम्प्लेक्स। पहले आरएनए आया होगा कि डीएनए आया होगा? आरएनए। पहले यूनिसेलुलर आए होंगे कि मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। पहले यूकैरियोट की प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट। पहले सिंपल देन कॉम्प्लेक्स। तो ये सारा पैराग्राफ इसी ज्ञान का है, अब इसको देखना। ये कह रहा है देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, अंडरलाइन। स्टार्टिंग में एटमॉस्फेयर ही नहीं था। एक्चुअल में ये बताना चाह रहा है कौन एब्सेंट थी? ऑक्सीजन। O2 एब्सेंट थी। वाटर वेपर, मीथेन, CO2, अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। ये गर्म चीजें, लावे से ये गैसेस निकल रही थी। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सूरज से जो यूवी रेज आ रही थी वो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रही थी। ये जो लाइट और ऑक्सीजन है वो तो एस्केप हो गई। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर्स। ये लो, ऑक्सीजन मीथेन और अमोनिया से रिएक्ट हुई, उसने पानी, CO2 अदर्स का मतलब नाइट्रोजन वगैरह बनाया, अदर गैसेस बनाई। द ओजोन लेयर वाज फाउंड। बाद में ओजोन लेयर बन गई। जब धीरे धीरे कूल टेम्परेचर कम हुआ तो द वाटर वेपर फेल एज रेन, पानी के रूप में, बरसात के रूप में गिरी। टू फिल ऑल डिप्रेशंस, वो सारे खड्डे भर गए और वही क्या बन गए? ओशियन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, तो लास्ट लाइन है, ये PYQ है बच्चों। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियंस ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। 500 मिलियन का मतलब क्या बता दूं मैं? 0.5 बिलियन या 50 करोड़। 4 बिलियन साल पहले लाइफ आ गई थी। तो 4.5 को अगर मैं 4 में ला रहा हूं तो 0.5 बिलियन हो गया, 500 मिलियन हो गया और 50 करोड़ हो गया। एक ही बात है। देखो इस पैराग्राफ को अच्छे से। फिर आज का लास्ट पैराग्राफ करवाता हूं, उसमें कुछ थ्योरीज आती है।
ये तो आपको ये बता दिया कि यूनिवर्स कैसे आया, बिग बैंग थ्योरी, फिर उस पर धरती माँ बनी, फिर अर्थ पे अब हम पढ़ेंगे अर्थ पे लाइफ कैसे आई। यूनिवर्स के लिए तो थ्योरी आ गई थी, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है बेटा जी, यूनिवर्स आ गया, यूनिवर्स पे अर्थ आ गई। अब ये अगला पैराग्राफ आपसे ये बता रहा है कि अर्थ पे लाइफ कैसे आई, अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब अगला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, वो समझा रहा है आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ को, कि धरती पे लाइफ कैसे आई, जीवन कैसे आया। तो उसके लिए कुछ थ्योरीज दे रखी है, पहले मैं इनको सिंपली आपको समझा दूं। तीन चार थ्योरीज की बात कर रहा है बेटा जी। एक थ्योरीज तो दे रखी है पेनिस्पर्मिया। पेनिस्पर्मिया तो ये कहता है कि ये जैसे अपनी धरती माँ है, ये है आउटर स्पेस। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इतनी बात थी कि भैया जो स्पेस था उसमें कुछ स्पोर घूम रहे थे। स्पेस में क्या घूम रहे थे? स्पोर घूम रहे थे। घूमते घूमते अचानक इनको धरती दिखी, तो बोला चलो ये क्या है भाई, चलते हैं यहाँ पे पार्टी शार्टी करते हैं। तो स्पोर घूमते घामते कहाँ आ गए? अर्थ पे आ गए। और अर्थ पे आके उन स्पोर ने ही लाइफ को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है ये, क्योंकि ऐसे स्पेस में लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट ये थ्योरी कहती है कि स्पेस में कुछ स्पोर घूम रहे थे, उन स्पोर्स को कई प्लेनेट दिखे, उनमें से एक प्लेनेट कौन थी? अर्थ थी। तो स्पोर वहां से अर्थ पे आए और उन्होंने वहां लाइफ को स्टार्ट कर दिया। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, ये अंतरिक्ष वाले, ये यही मानते हैं कि लाइफ कहाँ से आई होगी? स्पेस से। और इस थ्योरी को क्या नाम दिया? पेनिस्पर्मिया। उन्होंने यूनिट ऑफ लाइफ को बोला स्पोर। अगली थ्योरी आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको बोला जाता है बेटा जी ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस। ये थ्योरी कहती है कि नॉन लिविंग से लिविंग बने हैं। इसके अकॉर्डिंग जो लिविंग बने हैं बेटा जी, उनका ओरिजिन किससे हुआ है? नॉन लिविंग से।
यहां नॉन लिविंग में बता रखा है मड, कीचड़, कूड़ा, स्ट्रो, इनसे लिविंग बने हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम तो नहीं दे रखा, वॉन हेलमोंट करके थे। वो हेलमोंट भाई साहब ये बताया उन्होंने कि जो लाइफ है ना वो ऐसा है कि गेहूं की बोरी होती है ना, गेहूं की बोरी, उसमें पसीने से भीगी हुई शर्ट को रख दो, शर्ट होता है, पसीना लगा हुआ है, उस शर्ट को किस में दबा दिया, गेहूं की बोरी में, और 21 दिन बाद वहां से क्या निकल के आ गए, चूसे। गेहूं की बोरी से क्या निकल आए, चूहे। मतलब नॉन लिविंग से कौन बने, लिविंग। ऐसे कैसे सर, बिल्कुल नहीं, मन में भी आ रहा है गलत, वही दबाओ, कह दिया है, कह दिया, हाँ रिजेक्टेड था लेकिन दे रखी थी, बात तो अपने को पढ़नी पड़ेगी, कहां से आए थे, नॉन लिविंग से कौन बने हैं, लिविंग, दैट्स कॉल्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस, ए बायो का मतलब नॉन लिविंग से कौन बने हैं, लिविंग नहीं है। हाँ कई लोगों की बात हजम नहीं हुई। तो अब आए अगले साइंटिस्ट आए, ये इंपॉर्टेंट है, लुई पाश्चर, लुई पाश्चर। इन भाई साहब ने कहा ऐसे कैसे यार, नॉन लिविंग से लिविंग। इन्होंने थोड़ी सी एक दो एक्सपेरिमेंट करके इसको रिजेक्ट किया। इन्होंने सपोर्ट किया बायोजेनेसिस को। वो तो क्या है, ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब तो बच्चों नॉन लिविंग से किसका बनना, लिविंग का। अब आई बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस बोलता है कि जो लिविंग है किससे बन रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग। लिविंग से ही कौन बन सकता है, लिविंग बन सकता है। क्या बात सही लग रही है आपको? आज हम जो देख रहे हैं लिविंग किससे बन रहा है, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग से। सब सही था, लुई पाश्चर ने इसको प्रूफ भी किया। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हम समझेंगे। पाश्चर ने बताया कि भैया नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनते, लिविंग से ही लिविंग बनता है। ठीक है सर, सारी बातें सही है, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो तब लगा जब किसी ने पाश्चर से ये पूछ लिया कि भैया पहला लिविंग कहां से आया, अरे मुर्गी आई कि अंडा। पाश्चर बोले पहला लिविंग, सोच में पड़ गया कि ठीक है लिविंग से लिविंग आ गया, सारी बातें सही, आप तो ये बता दो फर्स्ट लिविंग कैसे आया। पाश्चर भाई साहब ने कहा मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं आपको रिप्लाई देता हूं। 10 दिन का वो था और आज का टाइम है। पाश्चर एक बार गया, वापस नहीं आया, वो नहीं बता पाया कि पहला लिविंग कैसे आया। तो लुई पाश्चर को भी एक बार क्या कर दिया गया, रिजेक्ट। फिर दो बड़े साइंटिस्ट आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपेरिन एंड हेल्डेन। उन्होंने कहा पहली लाइफ कहां से आई, केमिकल से। तो इन्होंने तो बोला लिविंग से ही कौन आए हैं, लिविंग। और एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो देख लो। इन्होंने फ्लास्क लिए थे बेटा जी, फ्लास्क, ये फ्लास्क थे ऐसे, और इस फ्लास्क में इन्होंने कुछ खाने पीने की चीजें भर ली। एक तो भर ली थी इन्होंने ईस्ट, किल्ड ईस्ट, और साथ में शुगर। शुगर और ईस्ट को रख दिया इन दो फ्लास्क में, खाने की चीजें थी। एक फ्लास्क पे तो ऐसी स्ट्रेट ट्यूब लगा दी थी, सीधी ट्यूब। एक फ्लास्क पे ट्यूब लगाई, वो थोड़ी सी ऐसे मोड़ दी थी। इस ट्यूब का नाम याद रखना, एनसीईआरटी तो नहीं देती, हम वहां लिखेंगे। इसको बोला गया स्वान नेक्ड फ्लास्क, स्वान नेक्ड फ्लास्क। पूरी बायोलॉजी की हिस्ट्री में इकलौता साइंटिस्ट है लुई पाश्चर जिसने ऐसे मुड़ी ग्लास वाला, एक स्वान का मतलब बतख की होती है ना, स्वान बतख, वैसे गर्दन जैसा एक फ्लास्क लिया। अरे कांच की ट्यूब थी, बड़ी सी कांच की ट्यूब थी, उसको गर्म करके ऐसे मोड़ दिया, स्वान नेक्ड, भर दिया इसमें ईस्ट और शुगर। अब क्या किया, ये ओपन फ्लास्क तक खुला छोड़ दिया हवा में। अब हवा में छोड़ दिया तो इसमें हवा आई और हवा के साथ छोटे मोटे माइक्रोब्स आ गए। वो माइक्रोब्स आके इस ईस्ट में लग गए। तो जब चेक किया तो इसमें माइक्रोब्स निकल के आ गए थे हवा के साथ। इसमें उन्होंने क्या किया, स्टेराइल है एयर भेजी मुड़े हुए में। स्टेराइल का मतलब जिसमें कोई माइक्रोब्स नहीं थे। तो थोड़े दिन बाद देखा तो इसमें माइक्रोब्स थे, इसमें नहीं थे। तो अगर नॉन लिविंग से लिविंग बनता तो दोनों में माइक्रोब्स आने चाहिए थे, तो नॉन लिविंग से लिविंग पॉसिबल नहीं होता। एक और एक्सपेरिमेंट था, वो थोड़ा और ज्यादा आपको क्लियर कर देगा। वो किसी दूसरे साइंटिस्ट ने किया था। उसने सिंपली ऐसे दो फ्लास्क ले लिए, उसमें खाने पीने की चीजें भर दी, मछली वछली डाल दी। एक को तो ढक्कन लगा दिया, कॉर्क लगा दिया, एक को खुला छोड़ दिया। तो सीधी सी बात है, मक्खियां किस में बैठेगी, खुले में। खुले में बैठेगी तो मक्खियां अंडे देगी, अंडों से मक्खी के लार्वा निकलेंगे, नहीं मक्खियां। तो उसने देखा कि जो खुला फ्लास्क था उसमें मक्खी के क्या बने थे, एग, और ढके हुए फ्लास्क में एग दिखाई। मतलब नॉन लिविंग से लिविंग बनते तो दोनों में बनने चाहिए थे, इसमें क्यों नहीं आए।
मतलब नॉन लिविंग से लिविंग का ओरिजिन नहीं होता। और ये वाली थ्योरी क्या कर दी गई, रिजेक्ट। और एक नई बात बताई जिसका नाम क्या था, बायोजेनेसिस, मतलब लिविंग से लिविंग। इसे सपोर्ट करने वाले कौन थे, लुई पाश्चर, जिन्होंने कौन सा फ्लास्क यूज किया था, स्वान नेक्ड फ्लास्क, जिसमें ईस्ट और शुगर का सॉल्यूशन लिया और प्रूव किया कि नॉन लिविंग से लिविंग नहीं, लिविंग से ही लिविंग आता है। तो गुरुजी एक्सेप्टेड क्यों नहीं था, क्योंकि ये उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया कि पहला लिविंग कहां से आया। ठीक है, आओ इसको एनसीईआरटी से देखते हैं, फिर ओपेरिन हेल्डेन को मैं समझाता हूं। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, पेनिस्पर्मिया आ रहा है बेटा जी। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, बोले तो स्पेस। अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ, जिनको क्या बोला गया, स्पोर, वार ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। तो अलग अलग प्लैनेट पे वो गई, उसमें आपकी अर्थ भी एक थी। पेनिस्पर्मिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर का फेवरेट आइडिया पेनिस्पर्मिया, अर्थ वाला, स्पेस वाला। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रा एंड मड, कूड़े कचरे से, नॉन लिविंग से। और इस थ्योरी को बोला गया, अंडरलाइन कर लो, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब आया लुई पाश्चर, अंडरलाइन, बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोस्ट्रेट दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बोले तो लिविंग से क्या आए हैं, लिविंग आए हैं। ही शो दैट इन प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, while in another flask open to air new living organism arose from killed yeast। खुले फ्लास्क में माइक्रोब्स डेवलप हो गए, उस मुड़े हुए में डेवलप नहीं हुए, स्टेराइल एयर वाले में डेवलप नहीं हुए। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल, उसको रिजेक्ट कर दिया। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ, अभी भी इस बात का आंसर नहीं मिला कि पहली लाइफ कैसे आई। अब उसके लिए एक और साइंटिस्ट की बात मैं बेटा जी कर रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम है, मैं थोड़ा सा पहले उनको बेसिकली आपको समझा दूं। दो साइंटिस्ट आ रहे हैं, उनकी थ्योरी है केमिकल थ्योरी। नाम से आप समझना, पहली लाइफ किससे आई होगी, केमिकल से। अरे यही तो क्वेश्चन है कि फर्स्ट लाइफ कहां से आई, किससे, केमिकल से। और इसको देने वाले दो साइंटिस्ट थे, ओपेरिन और हेल्डेन। एक बार तो ये भी पूछ लिया था, ओपेरिन कहां का था और हेल्डेन कहां का था, रशिया का कौन था, इंग्लैंड का कौन था, उल्टा पुल्टा करके दे दिया था, स्टेटमेंट गलत करवाया तुम लोगों से। तो तुम ध्यान रखो, हीरो में H4 हेल्डेन, E4 कहां का था, इंग्लैंड, R माने रशिया, वहां का कौन था, ओपेरिन। तो दो साइंटिस्ट थे, हेल्डेन और ओपेरिन, वन फ्रॉम इंग्लैंड और अदर फ्रॉम रशिया। ये दो साइंटिस्ट थे जो अलग अलग जगह के थे। इन्होंने एक बात बताई कि भैया जो पहली लाइफ है वो कहां से आई, केमिकल से। नाम ही केमिकल थ्योरी था। कैसे बनी, तो एक बार सीक्वेंस सुनो तुम, है ना। हम चलेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बेटा जी। तो इनके अकॉर्डिंग पहले कौन आए होंगे, एटम, एटम आए। एटम से क्या बने होंगे, मॉलिक्यूल्स। एटम से बनता है ना मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल से एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर आए कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल, जैसे कि पानी, जैसे कि अमोनिया, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में फर्क समझते हो, ऑर्गेनिक कौन होते हैं, एज इट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तब है ऑर्गेनिक। तो पहला इनऑर्गेनिक पानी और अमोनिया। अब कौन आए, ऑर्गेनिक, CH4, कार्बन हाइड्रोजन हो तो ऑर्गेनिक है। ये पहला ऑर्गेनिक था जो अर्थ पे आया था, मीथेन। ऑर्गेनिक में फिर आए सिंपल ऑर्गेनिक, बोले तो मोनोमर। फिर सिंपल से आए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, बोले तो पॉलीमर। हमेशा इवोल्यूशन चलता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे 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 सिंपल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में लिख रहा हूं एमाइनो एसिड आ गए, एमाइनो एसिड जुड़ के क्या बना देंगे, प्रोटीन बच्चों। तो एमिनो एसिड तो मोनोमर है और प्रोटीन उसका पॉलीमर है।
यहां आ गई थी शुगर, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या बोल दोगे? पॉलीसैकेराइड। यहां आ गए थे कुछ फैटी एसिड्स, यहां आ गई थी फैट। तो पहले सिंपल आए देन कॉम्प्लेक्स, पहले मोनोमर आए फिर पॉलीमर। और जो पहला न्यूक्लिक एसिड आया था वो कौन होगा? आरएनए। पहले आरएनए बाद में डीएनए आया होगा। ये सारा जो था, सारा काम हो रहा था पानी में। फर्स्ट लाइफ कहां से आई थी? वाटर। ये पानी था, इस पानी में ये सारे केमिकल आ गए थे, प्रोटीन, एमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, सब पानी में थे। इन सारे केमिकल ने क्या किया बेटा जी, ध्यान देना, जितने भी केमिकल्स थे इन्होंने पानी में ऐसी गोल गोल स्ट्रक्चर बना ली, एग्रीगेट हो गए। वाटर में सारे केमिकल आपस में क्या हो गए? एग्रीगेट। मतलब इन केमिकल ने पानी में क्या शो किया? एग्रीगेशन। इन्हीं एग्रीगेट स्ट्रक्चर को सेल की तरह बोला गया और इस पहली सेल को नाम दिया बेटा जी प्रोटोसेल। प्रोटो का मतलब जो चीज पहले बनती है, प्रिमिटिव, मैं उसको कह दूंगा प्रोटोसेल। प्रोटोसेल और प्रोटोबायोन्स, इसी को बोला प्रोटोबायोन्स या प्रोटोसेल या प्रोटोबायोन। ये पहली सेल थी। प्रोटो का मतलब एडवांस नहीं, प्रिमिटिव, पहले आई है तो प्रोटोबायोंट। इन्हीं सेल से धीरे 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 बन गए प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट ही थे, प्रोकैरियोट एडवांस होके किस में कन्वर्ट हो गए? यूकैरियोट्स। तो ओपेरिन हेल्डेन भाई साहब ने समझाया कि भाई जो पहली लाइफ है ना वो केमिकल से आई है, पहले सेल नहीं, पहले केमिकल्स बने थे। तो थ्योरी का नाम ही क्या दे दिया? केमिकल थ्योरी। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म होता ना, सेल का प्रोटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ लाइफ। दो लाइन पूछते हैं बच्चों, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल, यूनिट ऑफ लाइफ सेल, और बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म। लिविंग का मेन कैरेक्टर क्या है? पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड, लिविंग का मेटाबॉलिज्म। लिविंग का मेन कैरेक्टर, मेटाबॉलिज्म को क्या मतलब हुआ? एनाबॉलिक कैटाबॉलिक का मतलब रिएक्शन। बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, इट्स पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। रिएक्शन ही तो हुई ना। रिएक्शन चलती है प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, एरिना, सेल बायो में लिखा हुआ है। इन रिएक्शन का एरिना है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म रेस्पॉन्सिबल है रिएक्शन के लिए, रिएक्शन का मतलब मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म का मतलब ही लिविंग। तो भैया बेसिस ऑफ लाइफ कौन हुआ? प्रोटोप्लाज्म। वो पहले बना, केमिकल पहले बना, फिर सेल बनी। तो एटम से मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पहले सिंपल ऑर्गेनिक, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। ये सारे कहां बन रहे थे? पानी में। पहली लाइफ पानी से आई, पानी में मैंने गोल गोल स्ट्रक्चर बना दी, एग्रीगेट हो गए। नाउ इट्स कॉल्ड प्रोटोसेल, प्रोटोबायोन्स। फिर एक ईओबायोन्स भी आए, फिर प्रो और यू कैरियोट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये बात ओपेरिन हेल्डेन ने बताई और ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है। मान लिया कि पहली लाइफ किससे आई थी? केमिकल से। पहली लाइफ कहां आई थी? पानी में। किन से बनी थी? केमिकल से। तो फर्स्ट लाइफ वाटर में आई थी। और बच्चों ये जानते हो ना, वो पहले लिविंग कौन थे जो पानी से बाहर निकले? वो प्लांट थे कि एनिमल थे? प्लांट। पानी से बाहर आए थे लैंड पे, टेरेस्ट्रियल पर बाहर कौन आए थे? प्लांट। कौन सा प्लांट? ब्रायोफाइट। पहले कौन बाहर आए थे? ब्रायोफाइट। जब तक ब्रायोफाइट फैल गए थे पूरी स्थल टेरेस्ट्रियल पे, फिर एनिमल पानी से बाहर निकल के आए। तो पहली लाइफ वाटर में, वाटर से बाहर निकलने वाले ब्रायोफाइट प्लांट थे। ठीक है, अब इसको एनसीईआरटी से मैं दो तीन लाइन है, रीडिंग लगा लो। सीक्वेंस लिखवाना चाहो तो साइड में लिख लेना देख के उसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज्ड that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule, non-living organic molecules. For example RNA, गुरुजी RNA क्यों लिखा? क्योंकि पहले कौन आया? RNA. And that formation of life was preceded by chemical evolution, formation of diverse organic molecule from inorganic constituents. तो पहले inorganic, फिर organic. Organic में पहले simple, फिर कॉम्प्लेक्स।
द कंडीशन ऑन अर्थ वर अंडरलाइन, उस टाइम कैसी कंडीशन थी? भयंकर टेम्परेचर था, 5,000 डिग्री टेम्परेचर था। वल्केनाइन स्टॉर्म्स थी, ज्वालामुखी फटती थी, बहुत टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग का मतलब कौन थी बेटा जी? हाइड्रोजन थी? अरे फ्री ऑक्सीजन तो थी नहीं। रिड्यूसिंग का मतलब कौन थी? हाइड्रोजन। 3 गैसें थी एटमॉस्फेयर में, मीथेन, अमोनिया, CO2, ये सब थी, बट ऑक्सीजन कहीं पर नहीं थी। अब ध्यान से सुनो, ओपिनियन हेल्डे ने बातें तो बता दी, लेकिन इनके पास कोई एविडेंस। इसे पूछा ठीक है तुम्हारी बातें अच्छी लग रही है, सुनने में बड़ी प्यारी है कि केमिकल आए, इनऑर्गेनिक आया, ऑर्गेनिक आया, सिंपल आया, कॉम्प्लेक्स आया, सब सही है, क्या तुम्हारे पास इनका कोई एविडेंस है? तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण है कि यूं बोल दिए? बोला प्रमाण तो फिलहाल नहीं है। तो उनकी बातों को एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने वाला फिर एक साइंटिस्ट आता है, स्टेनले मिलर, 1953। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सपेरिमेंट देख लो। मिलर भाई साहब ने क्या किया? मिलर ने क्या किया बेटा जी? एक इंस्ट्रूमेंट लिया, उस इंस्ट्रूमेंट में क्या किया? अगले पेज पे ना वो डायग्राम, इसने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, इंस्ट्रूमेंट में इसने पानी को गर्म किया और यहां वो 3 गैसेस भर ली। ये लो, इंस्ट्रूमेंट का नाम था स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। तो क्या किया इन्होंने? मिलर ने, देखना बच्चों क्या किया, मिलर ने जो बातें बताई थी, किन्होंने? ओपेरिन और हेल्डेन ने। उसको प्रूव करने के लिए जैसी जैसा ओपेरिन हेल्डेन ने बोला, वो सारा वो कंडीशन लेबोरेटरी में ले आया। उसने बोला ओपेरिन हेल्डेन ने सही बोला है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकता हूं। कि भाई बता। तो उन्होंने क्या किया? एक इंस्ट्रूमेंट लिया, नाम दिया स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। उसमें उसने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। डब्ल्यू का मतलब समझ गए क्या आप? वो इलेक्ट्रोड किसके थे? टंगस्टन के। डब्ल्यू माने टंगस्टन। टंगस्टन के 2 क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जब बिजली निकलती तो इनसे स्पार्क निकलता, स्पार्क करंट। एक्चुअल में जो स्पार्क निकल रहा था ना बेटा जी, ये अर्ली एटमॉस्फेयर की याद दिलाता है। जब अर्ली एटमॉस्फेयर अर्थ पे था तो भयंकर थंडरिंग होती थी, बिजलियां कड़कती थी। वो बिजली कड़कने वाला इफेक्ट डालने के लिए इसने क्या लगाया? स्पार्क। फिर उस टाइम ओपेरिन ने बोला कौन कौन सी गैसें होगी? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। ये 3 गैसें ली। क्या उस टाइम ऑक्सीजन थी? नहीं। तो इसने भी अपने एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन नहीं ली, और इसका रेशो लिया 2:1:2। 2:1:2 इस रेशो में गैसें ली। यहां इसने पानी को गर्म करवाया, वाटर को बॉईल किया, तो ये आ गई वाटर की वेपर। ठीक है, वाटर वेपर जा रही थी, उस टाइम भी पानी गर्म हो रहा था, और ऐसा करके वो टेम्परेचर लेकर चला गया 800 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर कहां पहुंचा दिया? 800 डिग्री। क्योंकि अर्ली अर्थ का टेम्परेचर भी वेरी हाई था, 5000 तक था, उतना तो नहीं कर पाया। कितना ले गया? 800। बहुत टेम्परेचर। वाटर बॉईल हो रहा था, स्पार्क निकल रहे थे टंगस्टन से, थंडरिंग इफेक्ट को दिखाने के लिए, और वही 3 गैसें ली जो ओपेरिन हेल्डेन ने बताई थी। ऑक्सीजन काम में नहीं ली। 18 दिन के बाद, 18 दिन के बाद इन भाई साहब को अपने इंस्ट्रूमेंट के नीचे एक रेड कलर का सॉल्यूशन मिला। यहां नीचे लाल रंग का सा एक सॉल्यूशन मिला। जब उस सॉल्यूशन को उसने एनालाइज किया तो इसमें से उसे दिखाई दिए कुछ एमाइनो एसिड। तो कहने का मतलब अर्ली अर्थ पे जो कंडीशंस थी, जो ओपेरिन हेल्डे ने बताया था, वो सही था। पहले कौन आए होंगे? केमिकल्स, और इन्हीं केमिकल से बनी होगी पहली लाइफ। तो ओपेरिन हेल्डेन की बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाला कौन था? स्टेनले मिलर इन 1953। कहाँ का साइंटिस्ट था? अमेरिकन साइंटिस्ट। और उसने वो सारी कंडीशन रख दी जो ओपेरिन हेल्डेन ने बताई थी, कहीं पर भी ऑक्सीजन को यूज नहीं किया। और जो रेड कलर का सॉल्यूशन आया उसको जब चेक किया तो उसमें अमाइनो एसिड थे, इसलिए लाइफ में पहले अमाइनो एसिड आए थे, फिर कोई लाइफ बनी होगी। इस बात को प्रूव किया स्टेनले मिलर ने। तो कुछ बातें हैं वो आप वहां साइड में लिख लियो। क्या लिखा? 1953, अभी मैं डायग्राम के साथ लिखा दूंगा। एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन ए लेबोरेटरी स्केल। लेबोरेटरी में सारी बातें रख दी। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। परसेंट जरूर लिखना। क्या लिखोगे? रेशो इनका। यहां 2:2 बनाएगा। अमोनिया एक थी,
अमोनिया एक थी ना, तो अमोनिया को बंद करियो। एंड वाटर वेपर टेम्परेचर के अंडरलाइन, ये भी पूछा हुआ है 800 डिग्री, अमोनिया 1 लिखियो। ये ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड, उन्होंने देखा एमाइनो एसिड बन रहे हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट कुछ और साइंटिस्ट भी कर रहे थे। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट, फैट, सब बन रहा था, केमिकल बन रहे थे। एनालिसिस ऑफ मेट्योराइट कंटेंट, मेट्योराइट बच्चों उल्कापिंड, पृथ्वी पे कोई उल्कापिंड समझते हो ना, मेट्योराइट टक्कर। अब साइंटिस्ट ने उन मेट्योराइट को भी, उल्कापिंड को भी चेक किया, उनका भी जब एनालिसिस किया तो उसमें भी कुछ अमाइनो एसिड दिखे। तो उस बात का प्रूफ है कि एससीसी इवेंट धरती के अलावा कहीं और भी हो रही होगी, मतलब एलियन है। इस बात का प्रूफ है कि जब उन मेटेरोइड को चेक किया तो उसमें भी केमिकल दिखाई दिए, मतलब अगर केमिकल है तो एससीसी लाइफ कहीं और भी है, एलियंस हो सकते हैं, माना गया। ये भी एक प्रूफ है उसका। ऑल्सो रिवील सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस, कहीं और भी चल रही होगी, हमें इस बात का नहीं पता। With this limited evidence, the first part of the conjecture, chemical evolution was more or less accepted. Less तो क्या था बेटा जी, more ही था। सबसे accepted थ्योरी ही कौन सी है, केमिकल थ्योरी, जो ये बताती है पहली लाइफ किससे आई, केमिकल से। अरे सीक्वेंस ये रही हमारे पास, पहले यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स पे कौन आई होगी, धरती माँ, धरती माँ पे पहले कौन आए होंगे, केमिकल्स, केमिकल से क्या बनी होगी, पहली लाइफ। और लाइफ में पहले सिंपल आए होंगे और सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स बने होंगे, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स बने होंगे। क्लियर? तो देख लो ये जो 2-4 लाइन है, ये डायग्राम, ये वाला, इस पे 1-2 बातें आप मेंशन कर लियो बेटा जी। यहां वहां लिखो तो वहां ठीक है, वरना ये रेशियो यहां लिख देना। 2:1:2 में था ये, मिथेन अमोनिया हाइड्रोजन लो ली थी, वो ली थी 2:1:2 में। ये जो इलेक्ट्रोड लिखे हैं यहां ब्रैकेट में W लिख देना, पूछा जाए तो ध्यान रहे वो इलेक्ट्रोड किसके हैं, टंगस्टन के हैं। स्पार्क डिस्चार्ज किया गया, कंडेंसर का एक नाम आया बच्चों, इसका यूज जानते हो, पानी आ रहा है, मतलब ये टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यूज होता है कंडेंसर। तुम वो न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे आपने, D2O, भारी पानी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो ये जो है ना यहाँ टेम्परेचर मेंटेन के लिए यूज करते हैं इस कंडेंसर को। ये रहा वाटर बॉईल करवाया, ये लो सारी रिएक्शन चली, यहां वो पानी, उस सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड थे। एक थोड़ी सी अलग से बात है, वो इस डायग्राम के पास से लिख लेना कि ठीक है, हमने कहा मिलर के एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड बने थे। एक बार पूछा था कौन सा अमीनो एसिड नहीं बना था, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है बट लिख तो लो तुम, कौन सा नहीं बना था, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड was not formed। उसी डायग्राम के पास लिखना, मिलर के एक्सपेरिमेंट में बेटा जी कौन सा अमाइनो एसिड नहीं बना था, तो क्या बताओगे आप, ग्लूटामिक was not formed। एसिडिक अमाइनो एसिड होता है एक, ये नहीं बना था, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड was not formed in मिलर एक्सपेरिमेंट। 3-4 लाइन ये भी है, इसको भी रीडिंग लगा लो, ये हो गया आज का। सबसे मेन तो वही है ओपेरिन हेल्डेन वाला। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ एरोज, मतलब एक्चुअल ये नहीं पता कि पहली सेल कैसे बनी है, सब आइडिया ही लग रहे हैं। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड अंडरलाइन 3 बिलियंस, कोई गड़बड़, नॉन सेलुलर तो 3 बिलियन ही था और सेलुलर 2 बिलियन, वो भी आगे बताएगा। They would have been giant molecules, RNA, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, सबसे पहले यही आए होंगे। The capsule reproduce their molecule, perhaps इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, सेल रेप्लिकेट हो रही होगी। The first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago, और 2000 को मैं लिख रहा हूं 2 billions year ago। ये कह रहा है सेलुलर फॉर्म 2000 मिलियन से पहले नहीं आई होगी, मतलब 2000 के बाद ही आई होगी ना, तो इसका मतलब ये 2 बिलियन के आसपास आई थी फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल, पहली सेल कैसी होगी, सिंगल, बाद में तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर आए होंगे। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन अंडरलाइन वाटर एनवायरमेंट ओनली, सबसे पहली लाइफ कहां आई थी बच्चों, पानी में, सारा काम वाटर में चल रहा था। दिस वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरो स्लोली
रिवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाई मेजोरिटी। समझ गए? पहली लाइफ कहां से आई थी? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, बोले तो केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल से आई होगी, इसको एक्सेप्टेड कर लिया गया। कुछ लगा तुम्हें इसमें डाउटफुल? पढ़ो इस लाइन को वापस से। कुछ लगा क्या डाउटफुल? नहीं लगा तो ठीक है, चलता हूं मैं आगे। लगा तो पूछ लो, लगना चाहिए। नहीं लग रहा तो और अच्छी बात है, पर लगना चाहिए। क्या लिखा है इसने? द वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये ए बायोजेनेसिस होना चाहिए, नॉन लिविंग से है ना। ए और बायो के बीच का स्पेस नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? पहली लाइफ किससे आई है? केमिकल। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग बनना क्या है? ए बायोजेनेसिस, नॉट ए बायोजेनेसिस। समझे बात? नहीं समझे तो ऊपर वाला सबका भला करे। चलो तो मैंने अब कह रहा है कि एक बार लाइफ बनने के बाद में वो कैसे कॉम्प्लेक्स हुई, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। बाकी पहला लाइफ वाटर में आया था, वो सिंपल था, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, ये सारी बातें अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल शायद क्लास नहीं है, कोई ना, इस संडे को भैया पेपर होगा। एनएफटी है क्या?